हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 दिसंबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको मिलेंगे और सिर्फ 599 रुपीज़ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, या फिर आप इसको हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सी सेट लाइव क्लासेस की फॉर प्रीलिम्स 2026, तो उसके लिए भी हमारे पास एक बैच है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं बल्कि रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे के सारे कोर्सेज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी इनको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। अगर हम फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो एफटीए को लेकर जो बातचीत या नेगोशिएशंस चल रहे थे वो बातचीत अब पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द जो है वो इनके बीच का जो जो मतलब एफटीए है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, लगभग 6 महीने के आसपास इसको लगेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर ये लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बातचीत हुई है वो सिर्फ 9 महीने चली है और 9 महीने के दौरान ही ये पूरा का पूरा जो नेगोशिएशंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और इसका एम यही है कि अगले 5 सालों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसको डबल करना है। और यहाँ पर एक छोटा सा डेटा दिया गया है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको पिछले लगभग 4 सालों का डेटा दिया गया है, 2021-22 से लेकर 24-25 तक का। और इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेड जो है वो हमेशा, मतलब जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया और न्यूजीलैंड, वो हमेशा इंडिया के फेवर में रहा है। इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का न्यूजीलैंड से ज़्यादा है और इम्पोर्ट जो है वो कम है। तो यानी कि हमारा हमेशा जो है वो ट्रेड सरप्लस रहा है। इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी एक छोटी सी बात लिखी गई है कि इस साल जो है वो अभी तक 2 इस तरीके की डील साइन हुई हैं। एक हुई है अभी पिछले हफ्ते ही ओमान के साथ, और उससे पहले एक हुई है मई के महीने में यूके के साथ। ठीक है, यूएस के साथ भी हमारी ट्रेड डील जो है वो होनी है, उसको लेकर भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और ये जो मैंने छोटा सा डेटा बताया है इसको भी याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर हमको एक आर्टिकल देखना है आज, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है, और हालांकि उस आर्टिकल के बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बट आज फिर से यहाँ पर आया है तो डिटेल में इस आर्टिकल को हम लोग समझेंगे। और ये बेसिकली जो अरावली का इशू चल रहा है उसको लेकर बात कर रहा है। ठीक है, अभी हालांकि हम लोग पहले भी जब ये मामला आया था तो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नवंबर महीने के एंड में, लेकिन फिर से हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये अभी बेसिकली ज़्यादा इसको लेकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जो अरावली हिल्स हैं, ठीक है, उसको लेकर एक नई डेफिनेशन दी गई है। और वो नई डेफिनेशन जो है वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने वो नई डेफिनेशन सुझाई है और वो डेफिनेशन को लेकर जो फाइनल क्लियरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एग्री कर लिया है। ठीक है, तो उस डेफिनेशन को लेकर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इस दौरान जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने संडे को एक स्टेटमेंट, एक बयान दिया। ये कहा कि देयर वॉज नो इमिनेंट थ्रेट टू द अरावलीज इकोलॉजी, कि अरावली की जो इकोलॉजी है उसको कोई भी थ्रेट या नुकसान नहीं है। ठीक है, एंड द हिल्स रिमेन अंडर रोबस्ट प्रोटेक्शन, और ये जो अरावली हिल्स हैं ये अंडर रोबस्ट प्रोटेक्शन हैं और रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो यूनियन मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, जो पर्यावरण मंत्रालय है उसकी तरफ से ये बयान आया। इसके साथ यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर यानी कि जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने भी एक बात कही संडे को भी और कल यानी कि मंडे को भी, कि दैट माइनिंग वुड बी परमिसेबल इन ओनली 0.19% ऑफ अरावलीज टोटल एक्सपेंस ऑफ 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इनका ये कहना था
कि जो अरावली हिल्स का टोटल एरिया है वो लगभग 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और इतने एरिया के सिर्फ 0.19% पर ही 19% एरिया पर ही जो है वो माइनिंग परमिसेबल रहेगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। अब ये जो नई डेफिनेशन दी गई है ना, ये मैंने आपको बताया कि जो एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं इनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी के अंडर में इन्होंने ये नई डेफिनेशन प्रपोज की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डेफिनेशन को अप्रूव कर दिया है। 20 नवंबर की ये बात है। ठीक है, और इस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि एनी लैंडफॉर्म दैट इज एट एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर above the local relief will be considered up as part of Aravalli Hills along with its slope and adjacent land। यानी कि कोई भी ऐसा एरिया जो लोकल रिलीफ के कंपैरिजन में 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचा होगा उसको क्या माना जाएगा, अरावली हिल्स। ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स स्लोप एंड द एडजेसेंट एरियाज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है और वो ये है कि जो ये 100 मीटर के बेंचमार्क की बात की गई है ना, एक तो वो है कि 100 मीटर का बेंचमार्क इन्होंने लिया है और लेकिन दूसरा वो 100 मीटर का जो बेंचमार्क है वो कंपेयर किया गया है लोकल प्रोफाइल से। ठीक है, तो द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ द हिल एज द मेजरिंग बेस रादर देन द स्टैंडर्डाइज बेस लाइन सच एज द स्टेट्स लोवेस्ट एलिवेशन, है ना, दिस वुड रिजल्ट इन अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द अरावली रेंज नॉट बीइंग काउंटेड एज अरावली एनी मोर। हम लोग इस चीज़ को लेकर पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से आपके साथ डिटेल में इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है और अभी सोशल मीडिया पे ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये लिखा है, जो ये क्राइटेरिया था, इस क्राइटेरिया में क्या लिखा गया है कि कोई भी ऐसा लैंडफॉर्म, ठीक है, कोई भी ऐसा लैंडफॉर्म जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा होगी, बट वो 100 मीटर को मेजर कहाँ से करना है, फ्रॉम द लोकल रिलीफ। लोकल रिलीफ का मतलब है कि जो एडजेसेंट एरियाज हैं या जो इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं, है ना, वहाँ से मेजर करना है। ठीक है, और ऐसा होता है, मतलब ऐसा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हो रहा है, तो इससे होगा क्या, मतलब ये बात आप समझ पा रहे हैं कि लोकल जो प्रोफाइल है उसके कंपैरिजन में या लोकल रिलीफ के कंपैरिजन में 100 मीटर देखना है। ठीक है, स्टेट का जो लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट है वहां से नहीं देखना है। अभी इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, मैंने पहले खुद से बना के बताया था आपको, बट आज उसी तरीके का सिमिलर डायग्राम यहाँ पर आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें यही बताया गया है, ठीक है, कि उससे होगा क्या कि बहुत सारा हिस्सा इस अरावली हिल्स का या इस अरावली रेंज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अब अरावली हिल्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है, बात आप समझ गए। मैं आपको यहाँ पर एक बार ये पहले डायग्राम से समझाता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, यहाँ पर बेसिकली आपको दिया गया है लोवेस्ट एलिवेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, कि जो पूरा का पूरा स्टेट है, कोई भी स्टेट है, बेसिकली 4 राज्यों में जो है ये 4 राज्यों में जो है ये आपका अरावली रेंज फैले हुए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, मतलब पर्टिकुलर स्टेट की, उसका लोवेस्ट एलिवेशन कितना है, वहाँ से 100 मीटर नहीं नाप रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जगह आप ये मान के चलिए कि जैसे ये हाइट है, तो ये हाइट इस लोवेस्ट एलिवेशन से 150 मीटर है ना, बट उसका जो लोकल प्रोफाइल है यानी कि उस हिल के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ से अगर आप उसकी हाइट नापेंगे तो सिर्फ 80 मीटर है। तो अब ये वाला पॉइंट अगर इसको यहाँ से मेजर करते लोवेस्ट पॉइंट से तो ये 150 मीटर था, है ना, तो ये क्या होता, तो ये अरावली हिल्स माना जाता, है ना, मतलब उसका पार्ट माना जाता। लेकिन क्योंकि इसको यहाँ से नाप रहे हैं लोकल प्रोफाइल से और उसमें केस में ये सिर्फ 80 मीटर की हाइट है, तो ये अरावली हिल्स का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ये बोला गया है कि जो भी एरिया इस लोकल प्रोफाइल के कंपैरिजन में 100 मीटर या उससे ज़्यादा है, सिर्फ वही जो है अरावली हिल्स का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी एरियाज दिख रहे हैं, ठीक है, ये हालांकि 150 मीटर है, ये 110 मीटर है, ये 170 मीटर है जब हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं लोवेस्ट एलिवेशन से, है ना। वैसे तो ये सब 100 मीटर से ज़्यादा है जब हम लोवेस्ट एलिवेशन से नाप रहे हैं, लेकिन जब हम उसके लोकल रिलीफ से या लोकल प्रोफाइल से उसको मेजर कर रहे हैं तो ये कितना बैठ रहा है, 60 मीटर्स, 80 मीटर्स, 90 मीटर्स, 50 मीटर्स। तो इस वजह से क्या होगा कि ये कुछ भी जो है वो अरावली हिल्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। आई होप आप समझ गए अब। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। Sunday's Environment Ministry statement also said that no new mining leases would be allowed until a detailed study
इज़ अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द नवंबर 20 ऑर्डर। ठीक है, हालांकि जो पर्यावरण मंत्रालय है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उसमें ये भी कहा गया कि कोई भी नई माइनिंग लीज जो है वो नहीं मिले, वो नहीं दी जाएगी। कब तक? जब तक ये जो नवंबर 20 का ऑर्डर है इसके अनुसार जो स्टडी है वो डिटेल्ड स्टडी नहीं कर ली जाती है तब तक। ठीक है, आज बेसिकली ये कुछ मुझे लग रहा है इनके उसमें कुछ मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, कि ये लाइंस जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो मंत्रालय की तरफ से, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दे डू नॉट एड्रेस द मिनिस्ट्रीज कंटेस्टेड सबमिशंस टू द एपेक्स कोर्ट। ठीक है, कि मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो कंटेस्टेड सबमिशंस है, कंटेस्टेड मतलब जिसको लेकर कुछ चुनौतियां हो रही थी, है ना, उसके एपेक्स कोर्ट को जो सबमिशंस किए गए हैं उसको ये एड्रेस नहीं करता है। और द थ्रेट्स फेसिंग द अरावली अदर देन माइनिंग। ठीक है, कि अरावली को सिर्फ थ्रेट जो है वो माइनिंग से नहीं है। ठीक है, और भी जो थ्रेट हैं, जो और तरीके के थ्रेट्स हैं, उनके बारे में बात बेसिकली यहाँ पर नहीं कही गई है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो थ्रेट्स हैं, है ना, ये एनवायरमेंटल रेमिफिकेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग का ही खतरा नहीं है, खतरे तो और भी हैं, है ना, तो उसकी बात यहाँ पर की नहीं गई है। अब इसके बाद प्रोटेक्टेड क्या रहेगा, तो अगर हम बात करें तो देखो, अरावली का काफ़ी हिस्सा जो है वो, मतलब अरावलीज में टाइगर रिजर्व्स भी हैं, नेशनल पार्क भी हैं, सेंचुरीज भी हैं, इको सेंसिटिव जोन्स भी है इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास, है ना, उनके अराउंड वेटलैंड्स हैं, प्लांटेशंस हैं अंडर द कंपनसेटरी फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन स्कीम। These areas remain out of bounds for mining or development unless permitted specifically under the relevant wildlife or protect forest acts, irrespective of their status or Aravali Hills। अब ये जो एरियाज़ हैं सारे के सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की माइनिंग या डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कुछ रेलिवेंट वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट एक्ट में उसको स्पेसिफिकली अलाउ किया गया हो तो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये एरियाज़ अरावली हिल्स के स्टेटस में आएँ या ना आएँ, बट क्योंकि ये जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या नेशनल पार्क्स हैं, है ना, या टाइगर रिजर्व्स हैं, वहाँ पर तो प्रोटेक्शन स्टेटस अपना ही होता है, मतलब प्रोटेक्शन के क्राइटेरियाज अलग ही होते हैं। तो वहाँ पर तो वैसे भी माइनिंग नहीं होगी, है ना, या और कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर वो मतलब अरावली हिल्स का पार्ट हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है ना। तो इवन सच प्रोटेक्शन इज़ नॉट नेसेसरली परमानेंट। ठीक है, लेकिन इस तरीके का जो प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहा है इस तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, वो भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक 22 जून 2025 को रिपोर्ट किया था कि मिनिस्ट्री और राजस्थान की सरकार ने मिलके जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व्स की बाउंड्रीज को रैशनलाइज करने की बात की गई थी, विच वुड हैव अलाउड माइनिंग नाउ बेयर्ड इन द विसिनिटी ऑफ द रिजर्व लिमिट्स अंटिल द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंट। तो लेकिन अगर वैसा होता, ठीक है, मतलब इन्होंने जो ये अटेम्प्ट किया था सरिस्का टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज को थोड़ा सा ऑल्टर करने या चेंज करने के लिए, तो इसमें बेसिकली क्या होता कि वहाँ पर जो ये रिजर्व था, टाइगर रिजर्व था, उसके आसपास फिर माइनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो ये चीज़ बच गई। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है टू नोट दैट द न्यू अरावली बेंचमार्क डज नॉट एक्सक्लूड ऑल लैंड फॉर्म्स अंडर अ 100 मीटर एलिवेशन फ्रॉम द रेंज। ठीक है, जितना भी जो ये मतलब इन्होंने एक एलिवेशन रेंज बताई है 100 मीटर की,
तो सारे के सारे एरियाज जो 100 मीटर से कम है वो इसमें एक्सक्लूड नहीं होते। इट आइडेंटिफाइज ऑल लैंड फॉर्म्स राइजिंग एट लीस्ट 100 मीटर फ्रॉम द लोकल प्रोफाइल एज अरावली हिल्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि सारे के सारे लैंड फॉर्म्स जो लोकल प्रोफाइल से 100 मीटर के हाइट पर होंगे वो अरावली हिल्स का पार्ट रहेंगे। एंड इट इज ओनली व्हेन टू सच हिल्स आर लेस देन 500 मीटर्स अपार्ट दैट द इंटरवीनिंग स्ट्रेच irrespective ऑफ इट्स एलिवेशन विल ऑल्सो बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ द रेंज। तो अगर बीच का जो हिस्सा है, मतलब दो अगर इस तरीके के हिल्स हैं जो लोकल प्रोफाइल से 100 मीटर की ऊंचाई पर हैं और उनके बीच का जो भी हिस्सा है, ठीक है, अगर ये दो हिल्स जो हैं वो 500 मीटर या उससे कम की दूरी पर है तो उनके बीच का जो एरिया है, भले ही उसकी एलिवेशन या हाइट कितनी भी हो, वो भी जो है वो रेंज का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड होगी, तो न्यू पैरामीटर्स विल लीव आउट लार्ज ट्रैक्ट आइडेंटिफाई एज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज अंडर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाज 3 degree slope formula which counts all areas above the minimum elevation of an Aravalli state 115 meter in case of Rajasthan with a slope of at least 3 degrees at least 3 degrees as Aravalli। इसका मतलब ये है कि जो पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया था, ठीक है, अरावली हिल को या अरावली रेंज को क्लासिफाई करने का, वो ये था 3 डिग्री के स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, उसमें ये बोला गया था कि अरावली स्टेट मतलब 4 राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने आपको बताया, दैट इज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो जैसे राजस्थान की बात है तो राजस्थान में जो 115 मीटर उसकी हाइट है, मिनिमम एलिवेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, मिनिमम एलिवेशन मतलब जो उस राज्य की मिनिमम एलिवेशन है फ्रॉम द सी लेवल, तो वहाँ से जो भी ऊपर का एरिया होगा, ठीक है, जो भी मतलब एलिवेटेड एरिया होगा जिसका स्लोप कम से कम 3 डिग्री हो, उसको अरावली रेंज माना जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की डेफिनेशन थी और इसके वजह से राजस्थान में जो है वो इस पूरी की पूरी माउंटेन रेंज का लगभग 2/3 पार्ट, ठीक है, 2/3 पार्ट जो है वो राजस्थान में ही आता है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन ड्रॉप्ड ऑल टुगेदर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 34 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड दिल्ली सबमिटेड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ये होते हैं 4 राज्य हैं, उनमें जो अरावली हिल्स वाले स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहाँ से ये अरावली हिल्स गुजरती है, उनकी संख्या भी यहाँ पर कम होके कितनी हो गई है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 34। ठीक है, 34 से कम हो गई है। जैसे कि अगर हम बात करें, राजस्थान का एक सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व इसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि अरावली और विंध्या हिल रेंजेस के कन्वर्जेंस पर है, वो भी इस लिस्ट में नहीं है। साथ ही साथ एक और जिला है राजस्थान का, दैट इज चित्तौड़गढ़, जो कि वहाँ पर एक बना हुआ एक फोर्ट है उसके लिए प्रसिद्ध है, और वो फोर्ट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो वो भी इस लिस्ट में नहीं है। अगर हम राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर एज अरावली, वो भी इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो भी इसके पार्ट में नहीं है। अब मिनिस्टर ने ये जो बात बोली है कि सिर्फ 0.19% ऑफ द अरावलीज 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्पेन, सिर्फ वहीं पर माइनिंग जो है वो अलाउड होगी, लेकिन उन्होंने जो ये एरिया बताया है टोटल एरिया 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये भी ओवर स्टेटेड है। अगर हम एफएसआई के 3 डिग्री स्लोप फार्मूला के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि पूरा का पूरा जो टोटल एरिया है, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो टोटल एरिया है दैट इज अराउंड 123, यानी कि 1,23,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसका लगभग 33% जो है वो क्या है, अरावली हिल्स का पार्ट है। ठीक है, जो 100 मीटर की डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करते हैं, जो नई डेफिनेशन आई है उसके अकॉर्डिंग जो 1,18,000 अरावली हिल्स का रीजन है, ठीक है, इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको बेसिकली एफएसआई की डेफिनेशन के अनुसार वो क्या है, अरावली हिल्स हैं। ठीक है, उनमें से 99% एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस नई डेफिनेशन के अनुसार अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात समझ गए आप। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस फिर से जो है वो रिपीटेड है। अब व्हाट द सेंटर टोल्ड टॉप कोर्ट, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया है। ठीक है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट भी किया गया था 26 नवंबर को, एफएसआई फ्लैग्ड दीज कंसर्न्स टू द मिनिस्ट्री। ठीक है, एफएसआई ने इस तरीके की जो मतलब चिंताएं थी कि कई सारे रीजन जो है वो इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे, उस तरीके की चिंताएं जो है वो मिनिस्ट्री को बताई थी।
लेकिन मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि 100 मीटर की जो डेफिनेशन है दैट वुड लीड टू द इंक्लूजन ऑफ अ लार्जर एरिया अंडर द अरावली रेंज कंपेयर टू द एफएसआई 3 डिग्री फार्मूला। उनका ये कहना है कि एफएसआई का जो 3 डिग्री फार्मूला था उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एरिया जो है वो इस में आ जाएगा अब। ठीक है, अगर ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो 34 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस 4 स्टेट्स, उनमें से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एवरेज स्लोप है वो 3 डिग्री से कम है ना। यानी कि जो एफएसआई के 3 डिग्री फार्मूला को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो उससे एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी एक तरीके से, मतलब इस फैक्ट को भी ओवरलुक किया है। ग्लॉस्ड ओवर का मतलब होता है टू ओवरलुक या टू, मतलब डू नॉट पे डिटेल्ड अटेंशन टू समथिंग, कि दैट मोस्ट पार्ट ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर प्लेन्स। ठीक है, मतलब उसमें ये बात को ओवरलुक किया गया है कि ये जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, प्लेन्स है। और टेकन एज अ होल द एवरेज स्लोप ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट वुड नेचुरली बी फार लोअर देन द स्लोप ऑफ इट्स हिली एरियाज। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो प्लेन एरिया है तो वहाँ का जो स्लोप है वो हिली एरियाज के कंपैरिजन में कम ही होगा, है ना। तो 3 डिग्रीज के फॉर्मूले का फिर यहाँ पर कैसे यूज हो सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि जो 100 मीटर का एलिवेशन है उसको लोकल प्रोफाइल से मेजर किया जाएगा एंड नॉट फ्रॉम एन स्टैंडर्डाइज सिंगल रेफरेंस पॉइंट सच एज दी एफएसआईज यूज इन राजस्थान ऑफ द स्टेट्स लोएस्ट एलिवेशन विच इज़ 115 मीटर्स अबव सी लेवल। जैसे मैंने आपको बताया कि एफएसआई का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जो स्टेट का लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट है फ्रॉम द सी लेवल, राजस्थान के केस में विच इज़ 115 मीटर्स, तो वहाँ से वो उसको मेजर करते थे। बट इन्होंने ये कहा है कि हम उसको वहाँ से मेजर नहीं करेंगे, हम 100 मीटर की जो हाइट है वो लोकल प्रोफाइल से मेजर करेंगे। ठीक है, तो अडॉप्टिंग लोकल प्रोफाइल एज बेसलाइन फॉर हाइट मेजरमेंट will result in exclusion of many 100 meter or higher hills from the Aravalli definition if the surrounding areas are of relatively high elevation। वही मैंने आपको पीछे बताया डायग्राम में, है ना, कि जो एक्चुअल में, मतलब अगर आप लोएस्ट एलिवेशन से लेके चल रहे हैं जो 100 मीटर है, ठीक है, तो अगर वहाँ से मानते तो वो सब उसमें क्राइटेरिया में शामिल होते। लेकिन क्योंकि हम एक लोकल प्रोफाइल यानी कि हम सराउंडिंग एरिया के कंपैरिजन में 100 मीटर देख रहे हैं, तो कई सारे एरियाज ऐसे हैं जो एक्चुअल में लोएस्ट एलिवेशन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट पर हैं, लेकिन वो लोकल प्रोफाइल के कंपैरिजन की वजह से क्या होगा कि वो अरावली हिल्स का हिस्सा नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इंक्लूजन वर्सेस एक्सक्लूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संडे के दिन मिनिस्टर ने ये कहा है कि द रिलेटिवली स्मॉलर स्कोप फॉर लीगल माइनिंग इन अरावलीज। ठीक है, कि जो लीगल माइनिंग है अरावलीज में उसका स्कोप बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इस बारे में उठता है, सवाल उठता है कि अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इलीगल माइनिंग। ठीक है, इलीगल माइनिंग का के ऊपर सवाल उठता है, द फ्यूचर स्कोप ऑफ माइनिंग इन द एरियाज एक्सक्लूडेड अंडर द 100 मीटर डेफिनेशन। ठीक है, कि जो एरियाज ठीक है, तो द फ्यूचर स्कोप ऑफ द माइनिंग इन द एरियाज एक्सक्लूडेड अंडर द 100 मीटर डेफिनेशन, यानी कि जो 100 मीटर के डेफिनेशन से एरिया बाहर हो जाएंगे वहाँ पर माइनिंग का फ्यूचर स्कोप क्या होगा, कि वहाँ पर माइनिंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर माइनिंग होगी तो उससे फिर नुकसान होगा। एंड द इम्पैक्ट ऑफ एवरी माइनिंग ब्लॉक ऑन द सराउंडिंग लैंडस्केप, और जो भी माइनिंग ब्लॉक होंगे, है ना, उसका असर आसपास के एरिया में क्या पड़ेगा। एंड देयर आर एक्टिविटीज़ बिसाइड्स माइनिंग दैट कैन लीड टू एनवायरमेंटल हार्म, और सिर्फ माइनिंग ही
एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के नुकसान नहीं देगी, है ना। और भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। द 100 मीटर डेफिनेशन विल डी रिकॉग्नाइज मोस्ट हिली ट्रैक्ट्स एज अरावली इन दिल्ली एनसीआर वेयर द एंड रेंजेस सिग्निफिकेंटली लूज देयर हाइट। ठीक है, तो 100 मीटर की डेफिनेशन से क्या होगा कि जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जाके अरावली हिल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका एंड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एंड में तो हाइट काफ़ी कम हो जाती है ना। अगर वो क्राइटेरिया फॉलो किया गया 100 मीटर वाला, तो ये सारा का सारा जो दिल्ली का खासकर रीजन है अरावली का, वो तो डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, है ना। तो दिस कुड अनलॉक लार्ज एरियाज टू बी डेवलप्ड एज प्राइम रियल एस्टेट। तो फिर ये ज़्यादा बड़ा एरिया जो है वहाँ पर रियल एस्टेट बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डेवलपमेंटल बिल्डिंग्स वगैरह बननी शुरू हो जाएंगी, तो उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचेगा। इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड टू द एपेक्स कोर्ट, तो जो ये कमेटी है इसने सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये कहा है कि दैट नॉट एवरी पार्ट ऑफ द अरावली इज़ अ हिल। ठीक है, अरावली का सारा हिस्सा जो है वो हिल नहीं है, एंड नॉट एवरी हिल इज़ पार्ट ऑफ द अरावली। ठीक है, कि अरावली का सारा पार्ट जो है वो हिल नहीं है, और जितना भी सारे हिल जो है वो अरावली के पार्ट नहीं है। एंड एम्फोसाइज द रिस्क ऑफ इंक्लूजन एरर्स इफ स्लोप अलोन इज यूज्ड एज अ बाउंड्री डिमार्केशन। और अगर सिर्फ वो जो स्लोप क्राइटेरिया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, सिर्फ अगर उसको लिया जाता है तो उसमें इंक्लूजन एरर का रिस्क हो सकता है। While acknowledging the non-hilly areas of Aravali, the submission puts the focus on avoiding inclusion rather than exclusion of areas under Aravali. तो बेसिकली ये जो नॉन हिली एरियाज ऑफ द अरावली को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो सबमिशन किया गया है ये बेसिकली इंक्लूजन को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, ना कि एक्सक्लूजन को अवॉइड कर रहा है ना। और मतलब ऐसे एरियाज का जो अंडर द अरावली है, मतलब उनको एक्सक्लूड करने के ऊपर यहाँ पर फोकस हो रहा है, इंक्लूजन को अवॉइड करने के ऊपर फोकस हो रहा है, ठीक है, ना कि एक्सक्लूजन को अवॉइड करने के ऊपर फोकस हो रहा है। ठीक है, इसको लेकर मतलब वही कुछ चर्चाएं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, हालांकि उसको हमें यहाँ पर रिलेट नहीं करना चाहिए, बट बात वही हो रही है कि ऐसा करने के पीछे मंशा ये है कि ज़्यादा एरिया जो है फिर वो माइनिंग लीज में दिया जा सकता है, या वहाँ पर इस तरीके का रियल एस्टेट जो है वो डेवलप किया जा सकता है। तो इससे ओवरऑल खासकर जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहाँ पर काफ़ी असर पड़ेगा और नुकसान होगा। और वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल खासकर दिल्ली एनसीआर के रीजन में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल हमें देखने को मिल रहा है ना, वहाँ की एनवायरमेंटल स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है। और अगर ऐसा होगा, है ना, कुछ लोग का तो ये भी तक कहना है कि अरावली हिल्स जो हैं वो बेसिकली जो हमारा ये इधर का रीजन है हरियाणा और दिल्ली का रीजन, उसके जो ग्रीन एरियाज़ हैं उसको जो हमारा ये राजस्थान का जो डेजर्ट एरियाज़ है ना, उससे बचाता है। तो जो डेजर्ट सैंड या जो डेजर्ट स्टॉर्म वगैरह है, अगर अरावली हिल्स को इस तरीके से मतलब अगर डिस्ट्रॉय किया गया, माइनिंग वगैरह ज़्यादा हुई, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई, तो उससे क्या होगा कि फिर जो डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह हैं, है ना, वो सब यहाँ तक भी आ सकता है, तो इससे नुकसान और ज़्यादा हो सकता है। क्लियर है बात? चलिए, तो इस आर्टिकल को आप एक बार फिर से रीड भी कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बात बताई दी है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, है ना। खासकर यही कि एक तो 100 मीटर का क्राइटेरिया किस तरीके से काम करेगा, साथ ही साथ जो 4 राज्य हैं जहाँ से अरावलीज जाती हैं, अरावलीज का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अरावली का टॉप जो वो है, क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, वो कौन सा है? ठीक है, जस्ट गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि कौन सा एरिया है अरावली का जो सबसे टॉप पर है, हाइट पर है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे आज। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, और मैं आपके साथ ये आर्टिकल शेयर कर दूंगा, इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार। तो अगर आप हमसे सी सेट लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है ओनली एट 1299 रुपीज़ में, और रिकॉर्डेड क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है ओनली एट 499। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ अगर आपको चाहिए जीएस और करंट अफेयर्स की तो वो आपको मिल जाएगी, जिसमें टोटल 51 टेस्ट रहेंगे ओनली एट 599 रुपीज़। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कल को फिर से मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।